नमस्कार, जय हिंद। बिहार सक्षमता परीक्षा के चक्रव्यूह को तोड़ने वाले इस क्लास में मैं कौशिक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से कई प्रश्न बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसका सबसे अधिक संभावना है एग्जाम में आने की। तो आप इस क्लास को कंप्लीट करके ही एग्जाम में जाइएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? यह प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको बता दें कि अपभ्रंश के प्रथम कवि रामचंद्र थे। कौन थे? रामचंद्र। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? क्वेश्चन फिर से समझिए, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम के सिपाही किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें कि कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। पिछले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो आपको बता दें कि ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी है? धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में अव्ययभाव समास है कि जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि थे। कैसे कवि थे? एक छायावादी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो जूही की कली कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सर्कस उपन्यास के लेखक कौन है? तो सर्कस उपन्यास के लेखक संजीव है। कौन है? संजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवटी में कौन सा समास है? जो संख्या से जुड़ा हुआ रहता है वो द्विगु समास होता है। ध्यान में रखिएगा, पंचवटी, त्रिफला, है ना, ये सब द्विगु समास होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? आपको बता दें कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। कौन है? उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि च वर्णमाला का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? जब आप च का उच्चारण करेंगे अपने मुंह से तो ये किससे होता है? तालु से होता है। किससे होता है? तालु से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि अयोगवाह की संख्या कितनी है? अयोगवाह की संख्या 2 होता है, एक अनुस्वार एक विसर्ग। क्या होता है? अनुस्वार और एक विसर्ग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। कितना है? 25। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वह धीरे धीरे पढ़ता है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द नीति का विशेषण क्या होगा? तो नीति का विशेषण होगा नैतिक। क्या होगा? नैतिक। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द पेट का विशेषण क्या होगा? तो पेट का विशेषण क्या हो जाएगा? पेटू। हाँ, पेटू। नेक्स्ट है, संज्ञा शब्द पशु का विशेषण क्या होगा? तो पशु का विशेषण हो जाएगा पाश्विक। क्या हो जाएगा? पाश्विक। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द भोजन का विशेषण क्या होगा? तो भोजन का विशेषण हो जाएगा भोज्य। क्या हो जाएगा? भोज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द पूजा का विशेषण क्या होगा? तो पूजा का विशेषण पूज्य या पूजित होगा। क्या होगा? पूज्य या पूजित। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द स्वास्थ्य का विशेषण क्या होगा? तो स्वास्थ्य का विशेषण हो जाएगा स्वस्थ। क्या हो जाएगा? स्वस्थ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द मामा का विशेषण क्या होगा? तो मामा का विशेषण हो जाएगा ममेरा। क्या हो जाएगा? ममेरा।
संज्ञा शब्द रोज का विशेषण क्या होगा? तो रोज का विशेषण होगा रोजाना, यानी साल का या सालाना, है ना, रोजाना या सालाना। नेक्स्ट है संज्ञा शब्द सोना का विशेषण क्या होगा? तो सोना का विशेषण हो जाएगा आपका सुनहरा। क्या हो जाएगा? सुनहरा। नेक्स्ट अगला है परिश्रमी का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो परिश्रमी का भाववाचक संज्ञा होगा परिश्रम। क्या होगा? परिश्रम। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या? योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका कोई भी पद प्रधान न हो वो कौन सा समास कहलाता है? तो उसे बहुब्रीहि समास कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास, जिसका उसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है जबकि तीसरा पद प्रधान होता है, जो बाहर वाला पद होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नवयुवक किस समास का उदाहरण है? नवयुवक कर्मधारय समास का उदाहरण है। किसका? कर्मधारय समास का। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा किस समास का उदाहरण है? तो महात्मा भी कर्मधारय समास का उदाहरण है, जैसे पीताम्बर, परमेश्वर, नीलकमल, ये सभी कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? नेत्रहीन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका? तत्पुरुष समास का। साथ में यहाँ पर देख लीजिए कि रसोई घर, देशभक्ति, चिड़ीमार, सिरतोड़, श्रमदान, पुरुषोत्तम, ध्यान मग्न, राजभवन, राजपुत्र और रसभरा, ये सब तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आप इस सभी को याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आने वाला है। नेक्स्ट है कि महात्मा किस समास का उदाहरण है? महात्मा कर्मधारय समास का उदाहरण, जिसमें पीताम्बर, परमेश्वर, नीलकमल भी शामिल है। क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ साथ जो आंसर के साथ साथ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स था उसे भी इसमें शामिल किया गया है। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण? नेत्रहीन तत्पुरुष समास का, इसमें रसोई घर, देशभक्ति, चिड़ीमार, ये हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पाप पुण्य किस समास का उदाहरण है? पाप पुण्य यानी जब दोनों पलरा, कहता है ना कि दोनों पलरा भारी हो तो द्वंद्व समास होता है, यानी दोनों तरफ वेट हो, वजन हो। जैसे हाथ पाँव, माता पिता, पिता पुत्र, दाल रोटी, भाई बहन, घर द्वार, यानी इसे ये सभी कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी द्वंद्व हो रहा है, दोनों तरफ से बराबरी की लड़ाई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दोपहर किस समास का उदाहरण? दोपहर द्विगु समास का उदाहरण। देखिए जब संख्या जुड़ा हुआ हो तो वो द्विगु समास में आता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है? दो, यानी संख्या को डिनोट कर रहा है ना, यहाँ पे दो को सिनोट कर रहा है, तो इस तरह से ये द्विगु समास हो। जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, चौराहा, छदाम, सत्य, सई, छमाही, दुआनी और तिमाही, ये सभी क्या है? द्विगु समास है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि बिना पानी किस समास का उदाहरण है? बिना पानी बहुब्रीहि समास का उदाहरण, जैसे नीलकंठ, दशानन, लंबोदर, चतुरानन, चंद्रशेखर, ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास, जिसका अपना कोई पद प्रधान नहीं होता है जबकि तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ किसे कहा जाता है? तो भगवान शंकर को कहा जाता है। दशानन किसे कहा जाता है? तो रावण को कहा जाता है। तो ये जो वर्ड का कोई अपना पद प्रधान नहीं जबकि तीसरा पद कोई बाहर का पद प्रधान हो जाता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि बड़ा सुशील बालक है, वाक्य में बड़ा क्या है? तो बड़ा एक क्रिया का विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि यह लड़का जा रहा है, वाक्य में यह कौन सा विशेषण? तो यह सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा? सर्वनामिक विशेषण। अगला पॉइंट देख लीजिए आप कि पानी बरसता है किस वाक्य का उदाहरण है? पानी बरसता है यानी सिंपल वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। क्या है? बरसना, यानी इसमें एक ही क्रिया है, इसका मतलब हो गया क्या है? सरल वाक्य है। कैसा है? सरल वाक्य है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, मैं यह जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं होगा, किस वाक्य का उदाहरण है? ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो। सबसे पहले हमने सरल वाक्य बताया जिसमें एक क्रिया हो, और जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो उनमें एक मुख्य वाक्य हो और शेष उसके आश्रित वाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं यह जानता हूँ यह काम आपसे नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मैं आया और वह गया किस वाक्य का उदाहरण है? तो मैं आया और वह गया एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण। किसका? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि संयुक्त वाक्य होता क्या है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल योजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहलाता है।
यहाँ पे पहचानने का तरीका देख लीजिए, योजक अवयव जैसे और, अथवा, किंतु, परंतु, पर आदि रहे तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य पहचानने का तरीका है, क्योंकि ये योजक अवयव है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि उसकी आंखें हंसती है किंतु उसका हृदय रोता है। ये जो आपका किंतु है ये क्या है, योजक अवयव है, जिससे पता चलता है कि यह वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है। मैं आपसे मिलूंगा और बातें करूंगा। और क्या है, योजक अवयव है, जिससे पता चलता है कि संयुक्त वाक्य है। समय बीत गया पर वह लौटने वाला नहीं है। तो ये पर क्या है, योजक अवयव है, जिससे पता चलता है कि यह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट देखिए, उल्लास में कौन सा संधि, उल्लास में व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है, व्यंजन संधि। अगला है पीताम्बर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। पीताम्बर का सही संधि विच्छेद आप यहाँ पे देख लीजिए, पिता जोड़ अंबर, क्या होगा, पिता जोड़ अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बी जोड़ अबहार, क्या होगा, बी जोड़ अबहार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दायक का सही संधि विच्छेद होगा दय जोड़ अक। जैसे नायक का नय जोड़ अक, गायक का गय जोड़ अक, इस तरह के वर्ड को आप ऐसे में पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा ने जोड़ अन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ने जोड़ अन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नायिका का सही संधि विच्छेद हो जाएगा नय जोड़ इका, क्या हो जाएगा, नय जोड़ इका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है संस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संस्कार का सही संधि विच्छेद होगा सम जोड़ कार, क्या हो जाएगा, सम जोड़ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरणीय, अनुकरणीय का विलोम शब्द क्या होगा। तो बताइए, अनुकरणीय का विलोम शब्द हो जाएगा वर्जनीय, क्या हो जाएगा, वर्जनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय, क्या हो जाएगा, प्रलय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तिमिर मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकाश। अगला क्वेश्चन है अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा। तो अर्जन का विलोम शब्द हो जाएगा व्यय, क्या हो जाएगा, अर्जन का विलोम शब्द हो जाएगा व्यय। नेक्स्ट है कि अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा। तो अर्पण का विलोम शब्द हो जाएगा ग्रहण करना। अर्पण मतलब किसी को अर्पित करना, उल्टा क्या हो जाएगा, ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आगामी का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहा जाए, उसे अंत्यज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंत्यज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राजभवन के अंदर जहाँ महिलाएं रहती है उसे क्या कहा जाता है, उसे अंतःपुर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंतःपुर। नेक्स्ट है कि जो अच्छा बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए हो जाएगा सुवक्ता। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सुवक्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भोजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो भोजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका बुभुक्षा, क्या हो जाएगा, बुभुक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों को सरकार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाता है। तो इसे तकाबी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तकाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काठ की हांडी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो काठ की हांडी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अस्थायी चीज, क्या हो जाएगा, अस्थायी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ होगा निरुत्तर कर देना, क्या कर देना, निरुत्तर कर देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा आश्चर्यजनक काम करना, क्या करना, आश्चर्यजनक काम करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गंगा गए गंगादास, यमुना गए जमुनादास मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा जिसका कोई सिद्धांत नहीं होता है, जिसका कोई सिद्धांत नहीं होता। देख सकते हैं यहाँ पे कि गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है कठिन कार्य पूरा होना, पवित्र होना, सदाचार का प्रदर्शन करना, किसी कार्य को अधूरा छोड़ देना। इसका आंसर हो जाएगा कठिन कार्य को पूरा करना, क्या करना, कठिन कार्य को पूरा करना इसका अर्थ होगा। ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन है कि दाल भात में मूलचंद मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दाल भात में मूलचंद मुहावरे का अर्थ होगा बेकार दखल देना, क्या करना, बेकार का दखल देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कहीं ईंट की कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा अनमेल चीज़ें जोड़ जाड़ कर कुछ बना लेना, क्या करना, अनमेल चीज़ें जोड़ जाड़ कर कुछ बना लेना। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है चौपाई के ड प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो ड प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी? 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 होती है। कितना होता है? 24। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो आपको बता दें कि काव्य में कुल 9 रस माने जाते हैं। कितने? 9 रस माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको बता दें कि इस पंक्ति में यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कितने सोपान कांड है? तो आपको बता दें कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतामणि त्रिपाठी किस काल के कवि हैं? तो आपको बता दें कि चिंतामणि त्रिपाठी रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो आपको बता दें कि प्रेम वाटिका रस खान की रचना है। किसकी रचना है? रस खान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है सूरसागर किस भाषा में लिखा गया था? तो सूरसागर आपको बता दें कि ब्रज भाषा में लिखा गया था। सूरसागर के लेखक सूरदास थे। कौन से? सूरदास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पायोजी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है? तो पायोजी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति मीराबाई द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मीराबाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अंधा युग किसकी रचना है? तो आपको बता दें कि अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें कि भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो आपको बता दें कि सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में श्याम सुंदर दास ने लिखी थी। किसने? श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास थे। कौन थे? केशव दास। अगला क्वेश्चन है हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन रहे हैं? तो आपको बता दें कि इसके संपादक राजेंद्र अवस्थी रहे। कौन है? राजेंद्र अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? तो दूसरी परंपरा की खोज के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बीजक के लेखक कौन है? तो आपको बता दें कि बीजक के लेखक कबीर हैं। कौन है? कबीर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है कि कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो कपाल कुंडला के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का जो राष्ट्रगीत था है वंदे मातरम, उसके लेखक भी कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है खरी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? खरी बोली के सर्वप्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो आपको बता दें कि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की? भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन था। कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको बता दें कि मराठी और नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऐसे संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? यह कहा गया है 343 अनुच्छेद में। किसमें? 343 अनुच्छेद में। कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो आपको बता दें कि उर्दू यहाँ पे तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा? ऑप्शन वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पे देख लीजिए अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होगा एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एकमात्र सहारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि चंगुल में फंसना मुहावरे का अर्थ है। तो चंगुल में फंसना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मीठी मीठी बातों से बस में करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मीठी मीठी बातों से बस में करना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या है? बताइए इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा एक साथ दो काम होना। क्या हो जाएगा? एक साथ दो काम होना। नेक्स्ट, यहाँ पे शुद्ध वाक्य चुनना है। थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से इसे पकड़ पाएंगे। वह सब लोग भले हैं। वह सब लोग क्या है? भले हैं। अच्छा, वह सब लोग भले हैं, आप नॉर्मल सोचिए कि ये इसका सेंटेंस सही है। वे सब लोग भले हो सकते हैं क्योंकि सब है तो वह नहीं होगा यहाँ पे। भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति हैं, ये भी गलत है। इस मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, और ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा, ये भी नहीं सही होगा, देन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ भी शुद्ध वाक्य चुनना है। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है। जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है और मेरे से मत पूछो। इसमें कौन सा वाक्य राइट हो जाएगा? तो इसमें राइट है, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। शक नहीं, क्या हो सकता है? आशंका होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य को चुनना है। यहाँ पे 6 नंबर में आप ऑप्शन देख लीजिए। नेताजी को आज वहाँ जाना है। नेताजी ने आज वहाँ जाना है, पहले ये गलत हो गया। आज वहाँ नेताजी ने जाना है, वहाँ आज नेताजी ने न जाना है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नेताजी को आज वहाँ जाना है। नेक्स्ट, ये भी शुद्ध चुनना है यहाँ पे कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चुनिए। यहाँ पे वर्तनी शुद्ध देखना है, यानी दर्शनाभिलाषी आप सभी लिखे होंगे। बताइए कौन सा दर्शनाभिलाषी यहाँ पे सही है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये वाला दर्शनाभिलाषी क्या है? सही है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आयोजित किस तरह लिखा जाता है? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, आयोजित किस तरह लिखा जाता है? तो ये आयोजित, ये वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है? विधुर, विधवा या विधुर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, विधुर कहा जाता है। जिसकी पत्नी मर गई उसे विधुर, और जिसका पति मर गया उस लेडीज को क्या कहा जाता है? विधवा कहा जाता है। नेक्स्ट, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था नहीं रखे उसे क्या कहा जाएगा? उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाला, इसे क्या कहा जाएगा? तो जो आप अगर किसी का एहसान किया, वो आपको एहसान को मानता है, उसे कृतज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। जो नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुवृत्ति डैश के क्षण आते रहते हैं। यहाँ पे अनुवृत्ति तथा, यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे भराएगा अनुवृत्ति तथा विरक्ति। क्या हो जाएगा? अनुवृत्ति तथा विरक्ति। नेक्स्ट, सीमा पर तैनात है। बताइए, सीमा पर सेना, दुश्मन, डाकू, पुलिस, कौन तैनात है? सीमा पर सेना तैनात है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध कोई त्रुटि नहीं है। इसमें त्रुटि कहाँ है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जलपान को नहीं, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध, यानी को नहीं होगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, यानी त्रुटि ही खोजना है इसमें, है ना। आकाश में बादल गरज रहा है, इसमें त्रुटि बताना है। तो बताइए, आकाश में बादल गरजा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? गरजा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, गरज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए शब्दों में उपयुक्त पर्याय समानार्थक शब्द, यानी यहाँ पे समानार्थी शब्द बताना है, पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे देख लीजिए, अनुनय का पर्यायवाची क्या होगा? अनुनय का पर्यायवाची हो जाएगा विनय। क्या हो जाएगा? विनय। नेक्स्ट, अमूल्य, अमूल्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो अमूल्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अनमोल। क्या हो जाएगा? अनमोल चीज़ें, यानी अमूल चीज़ें है। नेक्स्ट है, हौसला का विलोम शब्द क्या होगा? हौसला यानी हताशा होगा, या उत्साह, इच्छा, संकल्प। तो सिंपल है, हताशा होगा। हौसला का उल्टा क्या होगा? हताशा होगा। संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप बताइए कि यहाँ पे संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो शुरुआत में लगता है उस शब्द कहते हैं, जो लास्ट में लगता है उसे विसर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सम। संवाद में कौन सा उपसर्ग है? सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जागृति शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बता दें कि यहाँ पे ती प्रत्यय है, जो लास्ट में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, यानी ती प्रत्यय है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? उप जोड़ इंद्र, देव जोड़ इस, चंद्र जोड़ उदय, ये सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? संधि विच्छेद सही है। चंद्रोदय, देवीस यानी उपेंद्र, इन सभी का क्या है? संधि विच्छेद सही है। नेक्स्ट, निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निह जोड़ जन। क्या हो जाएगा? निह जोड़ जन। अगला है समास बताना है। आप बीती कौन सा समास है? तो आप बीती आपको बता दे कि तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। दानवीर कौन सा समास है? बताइए, दानवीर कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। दुकाल में उपसर्ग क्या होगा? तो दुकाल में आप बताइए कौन सा उपसर्ग होगा? तो जो शुरुआत में लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दू उपसर्ग होगा। कौन सा होगा? दू उपसर्ग होगा। इस तरह से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस क्लास में हमने समाप्त किया। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए